नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। क्या इस देश के लोगों की आंखों में पट्टी धर्म और राष्ट्रवाद की इस तरह से बांध दी गई है कि वे अच्छे बुरे का भेद करना ही भूल गए हैं, या फिर उन्हें सच और झूठ में अंतर दिखाई नहीं दे रहा है? यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इस दौर में जिस तरीके से कहा गया सत्ता के द्वारा या उसके पितृ संगठन आरएसएस के द्वारा कि धार्मिक हम ही हैं, राष्ट्रवादी हम ही हैं, बाकी सब या तो हिंदू विरोधी हैं या देशद्रोही। क्या यह सच है? क्या इस पर यकीन किया जा सकता है? लेकिन इसकी आड़ में जिस तरीके का खेल खेला गया, क्या वह लोग देखना नहीं चाहते या धर्म के नशे में चूर हो गए? सनातन धर्म में सबसे बड़े माने जाते हैं शंकराचार्य, और राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शंकराचार्यों की अनदेखी, उनका अपमान क्या जायज है? यह सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, यह बात खुद अलग अलग चारों शंकराचार्यों ने अपने अपने ढंग से कही है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि क्या वे सिर्फ मोदी के यूं यूं करने के लिए जाएंगे, ताली बजाने के लिए जाएंगे? यानी आप सोचिए कि किस तरीके से शंकराचार्य नाराज हैं, व्यथित हैं इस सत्ता की करतूतों को लेकर। लेकिन उन लोगों का क्या जिनकी छोटी छोटी बातों पर आस्था आहत हो जाती है, लेकिन शंकराचार्य के इन बातों का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी आंखों में धर्म की ऐसी पट्टी बांध दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस को छोड़कर बाकी सब हिंदू विरोधी हैं। यह सवाल बेहद ही महत्वपूर्ण है। यह समय रुक कर सोचने का समय है, क्योंकि राम मंदिर के आसरे 2024 की सत्ता हासिल करने का खेल किस तरीके से खेला जा रहा है, यह समझने की बात है। और इसके चलते किस तरीके से बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, किस तरीके से महंगाई ने आम आदमी का जीवन नारकी कर दिया है, बेरोजगारी ने युवाओं का भविष्य खराब कर दिया है, और 205 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया गया है। लेकिन भ्रष्टाचारी तमाम विपक्ष हैं, लेकिन धर्म विरोधी तमाम विपक्ष हैं। किस कदर कानून बनाया जा रहा है और अपने खेल को अंजाम दिया जा रहा है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। आप यकीन कर सकते हैं कि आरएसएस का चीन से किस तरीके से संबंध है कि पिछले दिनों एक प्रतिनिधि मंडल चीन का आरएसएस मुख्यालय नागपुर पहुंच जाता है, गलबैया होती है, गोद पे बिठाया जाता है, उनका आवभगत किया जाता है, उन्हें अपने सब कार्यक्रम बताए जाते हैं। लेकिन इस खबर को दबा दी गई, क्योंकि गलवान घाटी की घटना के बाद इस देश का संबंध चीन से खराब हो चुका है, यह प्रचारित प्रसारित किया गया। लेकिन क्या यह हकीकत है? इस पर झांकने की कोशिश क्या किसी मीडिया संस्थान ने भी की है कि किस तरीके से चीन और आरएसएस के संबंध है? और यह नया विवाद नहीं है, इससे पहले भी आरएसएस और चीन के संबंधों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। आरएसएस के प्रतिनिधि मंडल राम माधव के साथ चाइना का दौरा भी कर चुके हैं। लेकिन यदि राहुल गांधी किसी चीनी प्रतिनिधि से मिलते हैं तो सवाल उठाए जाते हैं कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। लेकिन अब जब चीनी प्रतिनिधि मंडल का आरएसएस स्वागत करती है तो कोई सवाल नहीं उठते। हालांकि बताया जा रहा है कि उस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नागपुर में नहीं थे, लेकिन उसके बाद के जो आरएसएस के
नेता हैं या उसके बाद के जो बड़े लोग हैं, वे सब नागपुर में उपस्थित थे। किस तरीके से इस दौर में लाल आंखें दिखाई गई, वह भी किसी से छिपा नहीं है। व्यापार लगातार बढ़ रहा है और इस देश का व्यापार घाटा यदि बढ़ रहा है तो उसकी एक बड़ी वजह चीन से व्यापारिक संबंध है। दिखाने के लिए कुछ ऐप प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं। त्योहारों में चीनी माल का बहिष्कार करने की बात भी अब दूर की कौड़ी हो गई है। यह सब 2014 के पहले की नाटक नौटंकी था, लेकिन अब क्यों नहीं दिखाई दे रहा है लोगों को यह खेल? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इस दौर में जिस तरीके का खेल सत्ता खेल रही है, क्या कुछ आरोप नहीं लग रहे हैं? और चीनी प्रतिनिधि मंडल का आरएसएस मुख्यालय में प्रवास का मामला तब आ रहा है जब चीन पर भारत की 2000 हेक्टेयर से अधिक जमीन कब्जा करने की बात सामने आ रही है। किस तरीके से हमारे एक शहीद परमवीर चक्र विजेता के स्मारक को ढा देने की तस्वीर भी सामने आ रही है, लेकिन क्या सचमुच धर्म और राष्ट्रवाद की पट्टी लोगों की आंखों में इस कदर बन गया है कि उसे यह सच दिखाई नहीं दे रहा है? कितने ही सवाल उठाए जा रहे हैं इस दौर में, लेकिन उन सवालों को दबा दिया जाता है। विरोध के स्वर को दबाने के लिए क्या कुछ खेल इस सत्ता ने नहीं खेला है। और इस तरीके से 3 कृषि कानून पास हुए थे राज्यसभा में। यही नहीं, हिट एंड रन सहित सड़क भारतीय दंड संहिता को लेकर किस तरीके के कानून पास किए गए, किस तरीके से विपक्ष के सांसदों की अनुपस्थिति। यकीन मानिए कि यदि राहुल गांधी ही नहीं, कोई भी विपक्ष का नेता, चाहे वो कम्युनिस्ट ही क्यों ना हो, यदि इस दौर में चीन के किसी भी नेता से मुलाकात कर लेता तो बवाल मच जाता। उन्हें देशद्रोही से लेकर ना जाने किन किन तमगों से नवाजा जा चुका होता, लेकिन इस खबर को दबा दी गई। कितनी बड़ी बात है, आप सोच नहीं सकते कि एक तरफ चीन हमारी जमीन पर कब्जा किए जा रहा है, हमारे शहीदों के स्मारक ढहा दे रहे हैं, हमारे कितने ही जवान शहीद हुए हैं, लेकिन आरएसएस का अपना खेल है। उनकी अपनी विचारधारा है जो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस को छोड़ के तमाम लोग हिंदू विरोधी हैं, तमाम लोग राष्ट्रद्रोही हैं। और शायद यही वजह है कि जिन्होंने भी मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया वे देशद्रोही, हिंदू विरोधी कहलाए, चाहे किसान क्यों ना हो, जवान क्यों ना हो, मजदूर क्यों ना हो, वाहन चालक क्यों ना हो, फेरिस्ट है, महिला पहलवान जो इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रही थी, वे भी जब सत्ता की करतूतों पर प्रहार करना शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी के एक बाहुबली सांसद के खिलाफ आंदोलन किया तो उन्हें भी देशद्रोही करार दिया गया। तो क्या अब समय आ गया है उन आंखों से पट्टी हटाने का? क्योंकि 2024 का चुनाव है और 2024 के चुनाव का मतलब है 2025 में आरएसएस की शताब्दी वर्ष की तैयारी। और शायद यही वजह है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के जरिए 2024 को जीतने की तैयारी की जा रही है। और इसके चक्कर में सब कुछ सत्ता की करतूतों पर पर्दा डाला जा रहा है। आप खुद अखबार यदि पढ़ते हैं तो अनुभव कर रहे होंगे कि किस तरीके से अभी 10-15 दिन बचे हैं प्राण प्रतिष्ठा समारोह को, एक एक पेज की कहानी सुनाई जा रही है। टीवी चैनलों का भी वही हाल है। तब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या लोग अब
जाग पाएंगे या आरएसएस बड़ा है शंकराचार्य से? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि सारा कुछ आरएसएस कर रही है। कहने को तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का यह काम है, लेकिन सबको मालूम है, सब समझ रहे हैं कि सारा खेल आरएसएस का है। इसलिए मोदी ब्रांड को बड़ा करने के लिए शंकराचार्यों की भी अनदेखी कर रही है। कई साधु संतों का भी अपमान चल रहा है, लेकिन धर्म की पट्टी आंखों में बंधी हुई है। धन्यवाद।